सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, इसमें कुल मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं और इसका नाम क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, यानी कि संसद होता है। इसमें एक होता है राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारतीय संसद जो होती है वह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनता है, जिसमें एक सदन आप जानते हैं राज्यसभा होता है और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा। राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी हाउस का निर्माण नहीं करता है, इसके बावजूद राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, और आप जानते हैं कि किसी भी बिल को हम एक्ट तब तक नहीं कहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट का या हमारे लेजिस्लेचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव की बात किया था, कार्यपालिका का। इसका काम होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहां पर राष्ट्रपति जो होता है, हमने आपको एक पॉइंट बतलाया था कि सभी की सभी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो होता है आपके राष्ट्रपति के पास। तो उसी में हम लोगों को बात करनी है राष्ट्रपति के बारे में। 2 आर्टिकल्स की चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ था। तो यहां पर आप जरा देखिएगा, राष्ट्रपति आपकी हेडिंग है, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। और प्रेसिडेंट में दोस्तों आपको हमने 2 आर्टिकल की चर्चा किया हुआ था। वो कौन कौन से आर्टिकल थे? तो आर्टिकल्स की बात अगर करेंगे तो आर्टिकल 52 और 53 की बात हम लोगों ने किया था। आर्टिकल 52 और 53 की बात किए थे। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां पर क्या लिखा गया है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रोविजन कहां पर होगा? तो आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 53 में क्या लिखा गया है कि सभी नाम मात्र की कार्यपालिकी शक्तियां, नाम मात्र की कार्यपालिकीय शक्तियां, कार्यपालिकीय शक्तियां जो होंगी वो किसके पास होंगी? नाम मात्र की कार्यपालिकीय शक्तियां किसके पास होती हैं? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। हालांकि आप जानते हैं कि जब हम लोग नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। तो वास्तविक सत्ता किसके पास होती है? सवाल अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो वास्तविक सत्ता का जो उपयोग करता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ कौन होता है? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये दोनों लोग करते हैं, खास करके प्राइम मिनिस्टर करता है। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिकी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करता है कि इन सभी शक्तियों का प्रयोग वो किसके द्वारा करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? सवाल अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो इसका प्रधान कौन होता है? तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इसका प्रधान होता है। तो अल्टीमेट हम लोगों ने 2 आर्टिकल्स की चर्चा पिछली क्लास में किया था, ये आपको मालूम है। और इसके बाद में हम लोगों को अब बात करना है, इसमें देखेंगे तो आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 की बात हम लोग करेंगे। अब यहां पर देखिए कि राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर लिखना होगा, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन से होंगे? तो निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा? राज्य विधान सभाओं के
राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल करेंगे। और इसके बाद एक पॉइंट आपको यहां पर और ध्यान में रखना है कि जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं हैं, तीसरे नंबर पर आपको यहां पर नोट डाउन करना है कि दिल्ली और पुडुचेरी कौन कौन से हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब एक चीज अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जहां जहां पर हम लोगों ने बात किया है वहां पर केवल और केवल निर्वाचित सदस्य आया हुआ है। तो एक पॉइंट तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, दोनों सदनों की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दोस्त हो गया कि चाहे हम लोग लोकसभा की बात करें चाहे हम लोग राज्यसभा की बात करें, यहां पर दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने बात किया कि राज्य में से अगर हम लोग बात करेंगे विधानसभा की तो राज्य की विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तीसरे नंबर पर है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। बात करें शुरुआती दौर में तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो सदस्य थे ये शुरुआती दौर में शामिल नहीं थे। इसको शामिल कब किया गया तो एक हुआ था दोस्तों 70th अमेंडमेंट हुआ था, 70वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी 70th संविधान संशोधन के जरिए 1992 में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। 1992 में इसको शामिल किया गया। एक तारीख आपको ध्यान में रखना है 1 जून 1995, 1 जून 1995 से ये क्या हुआ था, इसको फोर्स्ड किया गया था, मींस इसको लागू किया गया था। कौन से वाले प्रोविजन को तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में इसको शामिल करने वाली बात कब से एग्जीक्यूट होती है तो ये तारीख आपको ध्यान में रखना है 1 जून 1995 से इसको शामिल कर लिया गया। अब यहां पर एक चीज आपको जरा समझना है कि ये इतने लोग क्या होते हैं, इतने लोग राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। अब सवाल यहां पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो कौन कौन से इसमें भाग नहीं लेते हैं अगर हम लोग इसकी भी चर्चा थोड़ा सा कर लें तो यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो होंगे दोस्तों, मनोनीत सदस्य जो होंगे ये भाग नहीं लेंगे। जो रेड कलर में आपको दिखेगा वो ध्यान में रखना है कि ये भाग नहीं लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, संसद के दोनों सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर विल नॉट बी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यहां पर राज्य विधानसभा के जितने भी मनोनीत सदस्य होंगे इनको शामिल नहीं किया जाएगा। कहां के, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और साथ ही साथ यहां पर राज्य विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। बात क्लियर है। तो राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, यहां पर आगे आप ऐड कर लीजिए, सभी सदस्य चाहे वो इलेक्टेड होंगे चाहे वो नॉमिनेटेड होंगे, विधान परिषद का अगर सदस्य है तो वो भाग नहीं लेगा। विधानसभा का सदस्य है और वो नॉमिनेटेड है तो वो भी भाग नहीं लेगा। और दोनों सदनों के
केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, नॉमिनेटेड नहीं। और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के ध्यान रखिएगा निर्वाचित ही होंगे, तो यहां पर भी कोई भी मनोनीत सदस्य जो है, नॉमिनेटेड मेंबर जो है, वो भाग नहीं लेगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो हम लोगों ने बात कर लिया आर्टिकल 54 की कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए इसका इलेक्शन होता है, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया कौन कौन भाग लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर आपको सवाल मिल जाते हैं। तो कौन कौन इसमें भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। और इस बात को 70वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए इसको जोड़ा गया था और 1 जून 1995 से ये बात प्रभावी हो जाती है। ये तो शामिल की बात है। कौन शामिल नहीं होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों में से अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, राज्य की विधानसभा का कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो नहीं शामिल होगा। राज्य की विधान परिषद का अगर कोई इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो वो शामिल नहीं होगा। और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं का अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो भी उसमें भाग नहीं लेता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के इलेक्शन की पद्धति क्या होती है। तो यहां पर हेडिंग एक बनाइएगा आर्टिकल 55। और आर्टिकल 55 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होती है, तो इसके इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और इसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वोटिंग इसमें सबको दी जाती है और जो वोटिंग दी जाती है वो प्रेफरेंस के आधार पर यहां पर वोटिंग की जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हस्तांतरणीय मत पद्धति इसको कहा जाता है। ट्रांसफरेबल वोटिंग इसमें होती है। और आनुपातिक या समानुपातिक पद्धति जो होती है वो दो तरीके से होती है। तो यहां पर क्या होता है, आनुपातिक पद्धति होती है, प्रेफरेंस के आधार पर यहां पर वोट किया जाता है। तो ये बात आपको कहां पर मिल जाती है, ये मिल जाती है आपको आर्टिकल 55 में ये देखने को मिल जाती है। तो यहां पर बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनकी चुनाव होता है। प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। तो इसी आधार पर इनकी वोटिंग की जाती है। बहुत डिटेल्स में आपको इसकी जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना इस बात को समझते रहें कि इनका जो इलेक्शन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए इनका इलेक्शन जो होता है वो किया जाता है। यहां तक की बात आपको कंफर्म हो गई होगी। अब यहां पर बात करेंगे एक अगले आर्टिकल की और वो आर्टिकल है आपका 56। आर्टिकल 56 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर दिया गया है टर्म्स, यानी कि पदावधि की बात की गई है कि राष्ट्रपति का टर्म कितना होगा। तो इसके टर्म्स की अगर बात करते हैं तो आमतौर पर राष्ट्रपति का जो पद होता है ये कितने दिनों के लिए होता है, ये 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष किस तारीख से, तो यहां पर ध्यान रखिएगा पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से इसका जो पद होता है ये 5 साल के लिए होता है। लेकिन अब सवाल यहां पर आता है कि क्या 5 साल से पहले अगर ये अपना पद छोड़ना चाहे तो ये छोड़ सकता है या नहीं, तो ये बिल्कुल छोड़ सकता है, अपना रिजाइन दे सकता है। किसको, तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपना ये रिजाइन दे सकता है, यानी कि अपना यह
त्यागपत्र दे सकता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को अपना यह त्यागपत्र दे सकता है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह होती है कि राष्ट्रपति हो या आपने ध्यान दिया होगा तो जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी में यह बात लागू होती है कि वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी आकर के पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। तो एक पॉइंट यहां पर और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यह तब तक अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। यानी कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं आ जाए तब तक यह अपने पद पर बना रहता है। तो अनुच्छेद 56 में बताया गया कि आपको राष्ट्रपति कितने समय के लिए अपने पद पर रहेगा। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है 5 वर्ष। लेकिन सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है आपको कि किस तारीख से? तो पद ग्रहण करने की तारीख से। जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक बना रहेगा। और अगर इसको अपना रिजाइन देना है तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और तब तक यह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब जो तीसरा अगला जो आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो यहां पर है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन आपको दिया गया है। इसका मतलब होता है कि क्या राष्ट्रपति दोबारा री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या री इलेक्ट हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है। भारत का अगर राष्ट्रपति की हम लोग बात कर रहे हैं तो दोबारा भी ये इलेक्शन जीत सकता है आमतौर पर। यहां पर एक आप देखते होंगे कि एक परंपरा बन चुकी है, एक ट्रेडिशन बन चुका है कि ये केवल और केवल 2 बार होता है। जनरली ये होता है कि 2 बार, लेकिन संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है यह पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है। अगर दोबारा भी इसका इलेक्शन करवाया जाए तो हो जाएगा, पुनर्निर्वाचन की योग्यता यह रखता है। बात क्लियर है। अब दूसरा अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लें विद यूएसए प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा अमेरिकन राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? अमेरिकन राष्ट्रपति, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। मतलब कि कोई इसकी लिमिट नहीं रखी गई है कि कितनी बार इसका इलेक्शन हो सकता है। और अगर अमेरिकन राष्ट्रपति की आप बात करेंगे तो अमेरिकन राष्ट्रपति केवल 2 बार, अमेरिकन राष्ट्रपति केवल 2 बार इलेक्ट हो सकता है। तो भारतीय राष्ट्रपति जो होता है वो कितनी बार भी इलेक्शन को जीत सकता है। लेकिन अगर अमेरिकन राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वह केवल और केवल 2 बार ही इसका इलेक्शन संभव हो पाता है। तो आर्टिकल 57 तक की बात हम लोगों ने यहां पर कर लिया। अब यहां पर तीसरे अगले नंबर पर अगर देखेंगे तो आर्टिकल 58 होता है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का प्रावधान आपको दिया गया है। इसकी योग्यता का प्रावधान है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी महत्वपूर्ण है, चूंकि ये पॉलिटिकल राइट है तो ये पहले नंबर पर क्या होना चाहिए कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि यह 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। और तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि इसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा। यहां पर लिखा गया है जो तीसरा पॉइंट आपको है, यहां पर लिखा गया है कि 35 जो सदस्य होगा यानी कि जो भी नागरिक राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसके लिए योग्यता क्या होगी कि
कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्या हो, इसके पास योग्यता होनी चाहिए, न कि सदस्य हो, सदस्य ना हो। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, लेकिन यहां पर सदस्य होना अनिवार्य नहीं, सदस्य नहीं हो सकता है। इनकेस अगर सदस्य है और वो जो है राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट होता है, तो उसको अपने सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। अब यहां पर क्या होगा कि पद ग्रहण करने से पहले ही इसको त्यागपत्र दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए है तो कंडीशन में, तो यहां पर क्या लिख लीजिएगा कि त्यागपत्र देना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। अगर ये सदस्य है तो पद ग्रहण करने से पूर्व इसको अपना त्यागपत्र देना होगा। चूंकि कंडीशन यही है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको एलिजिबिलिटी के तौर पर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह भी इसके लिए क्या है, योग्यता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां ये इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है कि इसको किसी भी सदन का सदस्य एक तो नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होगी कि ये किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। दो महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए यहां पर जरूर, और ये सभी क्या है, ये इसकी शर्तें हैं, तो शर्त में आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर देखेंगे तो जो वर्तमान का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, राज्यों का राज्यपाल हो, संघ या राज्य का मंत्री हो, तो ये सभी जो हैं लाभ के पद के अंतर्गत कंसीडर नहीं किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे पद होंगे, सामान्य तौर पर जो राष्ट्रपति होगा वर्तमान का, तो ये भी क्या होगा, राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं आएगा। अगर बात कर लें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट भी क्या होगा, लाभ के पद पर नहीं आएगा। राज्यों के अगर गवर्नर की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो ये भी लाभ के पद पर नहीं आएगा। चाहे हम लोग संघ या फिर राज्य के मंत्री की बात करें, तो ये भी क्या होगा, ये भी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं है। कभी कभी सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि लाभ के पद पर कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो कि शामिल नहीं होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य का अगर कोई भी मंत्री है, तो वहां पर क्या होगा कि ये सभी के सभी यहां पर लाभ के पद के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि योग्यता के तहत हम लोग, अमेरिका में क्या है कि प्राकृतिक जन्म की शर्त को माना गया है या वो अमेरिका में, लेकिन भारत में क्या है कि प्राकृतिक जन्म को नहीं, अर्थात किसी भी प्रकार से अगर आपने नागरिकता को ग्रहण किया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल मान लिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वहां पर प्राकृतिक जन्म को माना गया है, यानी कि वहीं पर आपका जन्म आवश्यक होगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपने यहां पर ध्यान में रखा है। इसके बाद देखिए शर्तों में एक होता है प्रस्तावक और अनुमोदक। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी माफ करिएगा, कोई भी नागरिक जब राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए जाता है, तो उसके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए होते हैं। और ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, इनको इसलिए लाया गया ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन में शामिल न किया जाए। तो शुरुआती दौर में क्या था कि 20-20 इसके निर्वाचन प्रस्तावक और अनुमोदक हुआ करते थे। तो वर्तमान में इसके अगर हम लोग प्रस्तावक और अनुमोदक की बात करेंगे, तो ये है 50-50। प्रस्तावक और अनुमोदक की अगर बात करते हैं तो कितने होते हैं, प्रस्तावक और
अनुमोदक की बात अगर करें तो प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब क्या है कि जैसे प्रस्तावक है तो किसी एक का नाम जब सामने आता है हाउस में तो उसको क्या करते हैं, प्रस्तावित, प्रपोज करते हैं कि इनका नाम जो है राष्ट्रपति पद के लिए ठीक है, और उसी बात को अनुमोदित कर देते हैं यानी कि अंतिम रूप से स्वीकृति दे देते हैं, तो उसी को कहा जाता है अनुमोदक। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या है ये 50-50 है, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रस्तावक है और वही क्या हो जाए, अनुमोदक बन जाए। तो अल्टीमेट कितने 100 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि किसी नागरिक का नाम राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो प्रस्तावक और अनुमोदक आपको यहां पर ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ इसमें एक जमानत राशि जमा की जाती है। जमानत राशि, जमानत राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कितना होता है, तो ये 15,000 होता है। कितना होगा, 15,000 रुपए राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि होती है। अक्सर आप सुनते भी होंगे कि हम ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि आपकी जमानत जब्त करवा देंगे। तो ये क्यों होता है और किस कंडीशन में जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, तो अगर कुल पड़े वैध मतों का 1/6 वोट न मिले तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जमानत जब्त होना। तो यहां पर एक पॉइंट जरा आप बनाइएगा, जमानत को जब्त करने के लिए क्या कंडीशन यहां पर बनेगी। जमानत जब्त की बात अगर करते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यक होगा, इसके लिए अगर यहां पर थोड़ा सा और इसको क्लियर लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा कुल पड़े वैध मतों का, कुल पड़े वैध मतों का यदि 1/6 मत प्राप्त न हो तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जमानत जब्त होना। तो जमानत जब्त हो रही है तो इसका मतलब है कि कुल पड़े वैध मतों का उसको 1/6 मत नहीं मिला है, इसलिए उसकी जमानत जब्त हो गई। दूसरा पॉइंट क्या था, हम लोगों ने जमानत राशि की बात किया, तो ये कितना है, 15,000 रुपए। प्रस्तावक और अनुमोदक की बात करेंगे तो ये कितना था, 50-50 था। लाभ के पद पर कौन नहीं आता है, तो ये तमाम बातों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है आपकी परीक्षाओं के लिए, और यहीं से छोटे छोटे सवालों के रूप में आपके सामने आते हैं। और जब आप अच्छे तरीके से इन सभी बातों को नहीं पढ़े रहते हैं तो होता है कि आता हुआ सवाल जो है वो आपका गलत हो गया। तो कोशिश करिए पॉइंट आपको भले छोटे लग रहे हों लेकिन हर एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझे रहिए, ताकि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में सवाल बने, चाहे वो अलग अलग स्टेटमेंट देकर के पूछा जाए, चाहे वो अलग अलग फैक्ट के रूप में पूछा जाए, सवाल आपका छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, सभी पॉइंट अगर आप अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो वो आपको काफी हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम में। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, ओथ, वो किसके सामने लेता है। तो राष्ट्रपति जो होता है यह शपथ लेता है अपना पद ग्रहण करने से पहले। तो ओथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसके सामने ये लेता है, तो जो CJI होता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम लोग जो पढ़ेंगे आगे चल करके, तो राष्ट्रपति जो होता है न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने क्या करता है, अपने पद की शपथ लेता है। और इसके बाद में एक चीज ध्यान में और रखिएगा कि वो क्या होता है कि अगर CJI नहीं है तो उस कंडीशन में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके सामने क्या करता है, ये शपथ लेता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन रहा है, जैसे आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो सवाल आपके मन में ये आ जाता है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा यानी कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, क्या उसको भी शपथ लेने की आवश्यकता पड़ती है।
तो बिल्कुल उसको भी शपथ लेने की आवश्यकता पड़ती है। सेम वही प्रोसेस होगा, यानी कि वो भी सीजीआई के सामने शपथ लेगा। तो पॉइंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सीजीआई के सामने लेगा। अब यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट को भी शपथ लेना पड़ेगा, शपथ लेना होता है। किसके सामने लेगा? तो उसके लिए भी यही रहेगा जो सीजेआई है। तो सीजेआई अगर नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके सामने यह अपने पद की शपथ लेता है। ये सारी बातें बहुत सिंपल सी हैं। खास करके ये ईश्वर के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाने की शपथ लेता है, जनता की सेवा और उसका कल्याण करने की शपथ लेता है। तो ये अपनी शपथ में कुछ इन महत्वपूर्ण बातों को शामिल करता है। चलिए अब बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 की अगर बात करते हैं तो यहां पर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कितने साल के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का पद सामान्यतः कितने दिनों तक अपने पद पर बना रहता है? तो सामान्यतः यह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। और इसके पहले भी अगर इसको जाना है तो शपथ, इसके पहले भी अगर इसको अपना पद छोड़ना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि यह अपना त्यागपत्र दे सकता है। और यह जो त्यागपत्र देगा ये किसको देगा? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। ये तो हो गई इसके अपने मन से, अगर ये इसका मन नहीं लग रहा है तो अपना पद छोड़ सकता है। लेकिन अब आपको यहां पर बतलाना यह है कि क्या इसको भी पद से हटाया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए व्यवस्था आर्टिकल 61 में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान आपको रखना है कि जो आर्टिकल 61 होता है यहां पर राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान है? महाभियोग का, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है ये आपको कहां पर मिलता है? तो आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है। और महाभियोग शब्द जो है ये कहीं पर भी अगर आपको लिखा दिखे तो ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। और आगे चल करके जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो अक्सर किताबों में आपको लिखा रहता है कि महाभियोग के जरिए, खास करके जब हम लोग सीजेआई को हटाने की बात करते हैं या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की बात करते हैं, तमाम ऐसे पदाधिकारी होंगे जहां पर आपको लिखा मिल जाता है कि महाभियोग के जरिए। बट जो हम लोग इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं यह केवल और केवल राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इसमें जो पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट वो आप जरा यहां पर लिखिएगा कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है ये कैसी प्रक्रिया होती है? तो ये होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको बोला जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी जुडिशियल प्रोसेस इसको बोला जाता है। कैसा है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, आधी न्यायिक प्रक्रिया होती है जैसे न्यायपालिका में चलती है, और आधी जो होती है पार्लियामेंट की प्रोसीजर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। एक दो बार सवाल आपसे ये पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आंसर आपको लगाना होगा सेमी जुडिशियल होता है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जा रहा है आखिर इसका आधार क्या होता है? किस आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग को लगाया जाता है?
तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ खास करके भारत की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने की जो आधार होता है वो होता है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन अगर कोई राष्ट्रपति करता है तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, संविधान का अगर उल्लंघन कर रहा है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। जबकि हम लोग अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से इसकी तुलना कर लें तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकन जो राष्ट्रपति होता है उसको हटाने के लिए भ्रष्टाचार वहां पर आधार होता है। भ्रष्टाचार कहां पर होता है? तो ये हो जाता है अमेरिकन राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसका आधार क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। और भारतीय राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो वहां पर क्या हो जाता है? संविधान का उल्लंघन। संविधान के उल्लंघन के आधार पर भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको हटाने के लिए जैसे ही ये आधार लगेगा, इसको 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देनी होती है। 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा ताकि उसको भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा समय मिल सके। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब सवाल ये आता है कि आखिर जो राष्ट्रपति के ऊपर हम लोग इम्पीचमेंट चलाने चल रहे हैं, इसकी शुरुआत हम लोग किस हाउस से करेंगे? संसद में शुरू होता है, ये तो आपको पता है। लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा? तो सवाल यहां पर यही है, किस सदन में शुरू होगा? तो ये किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। पॉइंट क्या लिखेंगे? इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत जो होगी इसकी किसी भी सदन से इसको शुरू किया जा सकता है। किसी भी सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है। बात क्लियर है? इसको हम लोग चाहे तो राज्यसभा से कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग लोकसभा से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जिस भी सदन से इसकी शुरुआत होगी, तो ध्यान रखिएगा, जिस भी सदन से इसकी शुरुआत होगी तो वहां पर 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। जिस सदन में इस प्रस्ताव को शुरू किया जाएगा, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहां पर लोकसभा में इसकी शुरुआत की जा रही है। लोकसभा में अगर शुरुआत की गई है तो सबसे पहले इसके 1/4 सदस्य जो होंगे इस पर हस्ताक्षर करेंगे कि क्या इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो 1/4 सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाएगा। यहां तक की बात कंफर्म है? देखिए, अब थोड़ा सा इसको और एक बार समझिए कि महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 61 में दिया गया है। यह एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें आधार क्या होता है? संविधान का उल्लंघन। जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति को हटाने के लिए भ्रष्टाचार वहां पर आधार बनाया गया है। 14 दिन पहले इसको राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। शुरुआत इसकी हम किसी भी सदन से कर सकते हैं, राज्यसभा से भी कर सकते हैं, लोकसभा से भी कर सकते हैं। जिस भी सदन में इसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले इस प्रपोजल पर 1/4 सदस्यों का, जिस सदन से शुरू करना है उस सदन से 1/4 सदस्यों का यहां पर प्रस्ताव होना चाहिए कि हाँ, जो इस पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की बात है तो उसको क्या करना है, आगे प्रोसीड किया जा सकता है। जैसे ही ये 1/4 सदस्यों ने इस पर अपना प्रस्तावित कर दिया है तो अब ये क्या होगा? प्रस्तावित होने के बाद इसका अगला प्रोसेस क्या होगा कि उस सदन में इस पर विचार किया जाएगा और विचार विमर्श के बाद इसके 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पारित करवाया जाएगा। 2/3 मतों से इसको पारित करवाना होगा और 2/3 यहां पर लिखते रहिएगा, 2/3 सदस्य से इसको पारित करवाना होगा। अगर यहां से पारित हो गया तो फिर ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा नेक्स्ट हाउस में। मैं यहां पर दूसरा या तीसरा नहीं लिख रहा हूं।
अगले सदन में ये जाएगा और अगला सदन जो है इस पर लगाए गए जो भी आरोप हैं, इन आरोपों की वो जांच करता है। जब यह जांच वहां पर सही पाई जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि ये दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के जरिए पारित हो गया है और फिर ये क्या करता है कि राष्ट्रपति को उसको पद से हटना आवश्यक पड़ जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जितनी भी बातें थी वो आप यहां पर समझ चुके हैं। राष्ट्रपति को पद से अगर हटाना है उसका स्पष्टीकरण कौन देगा, तो राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भी वो कर सकता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, संसद अगर चाहे तो आरोप की जांच करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण को ये सौंप सकता है। ये बात आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया राष्ट्रपति पर लगने वाला जो महाभियोग है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी बातें हैं इसकी चर्चा हम लोगों ने आज की अपनी क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की जो भी बातें होंगी वो हम लोग अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारी और आपकी मुलाकात बस यहीं तक थी। अगली क्लास में हम लोग अपने आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।